गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री में द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, क्लास 10th का। और ये डिटेल्ड लेक्चर्स हैं हमारे यहाँ पर। इसके बाद जो भी आएंगे वन शॉर्ट लेक्चर आएंगे जिसमें आप बहुत ही संक्षिप्त में, और ये डिटेल कराने के पीछे का जो मकसद है मेरा, वो जो होलिस्टिक व्यू ऑफ द स्टडी का होता है उसे हम फुलफिल करना है। इसमें चाहे जितना पुअर या कितना इंटेलिजेंट, दोनों बच्चों को साथ में लेके चलने का जो एम है मेरा, वो है इससे, है ना। तो इसलिए थोड़ा लेक्चर्स इसमें ज़्यादा हो रहे हैं, अदरवाइज वन शॉट वाले आएंगे फर्दर, है ना। नाउ स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था अभी तक यहाँ यहाँ पर जो हमारा रेंडा पेस्ट और चिकन चिकन पॉक्स जैसी चीज़ों को डिस्कस कर लिया गया था। अब हम यहाँ पर इंटर्न जो लेबर्स होते हैं, बंधुआ मजदूर जिन्हें कहते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। कैसे जो भारत से जो अनुबंधित श्रमिकों का जाना, ठीक है, जो हेडिंग है भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। जो अब अनुबंधित जिन्हें बोलते थे, जिन्हें क्रिमिटिया बोला गया, बाद में जो स्लेव्स होते थे उनको नाम चेंज कर दिया गया बिकॉज ऑफ अब कुछ चेंजेस आ रहे थे। अब उस तरह से कोई भी वर्क करना नहीं चाहता था जैसे पहले बात की जा रही थी। तो क्या हुआ इसमें, 19th सेंचुरी में द माइग्रेशन फ्रॉम द इंडिया स्टार्टेड इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था। आप देख पा रहे हैं ये इंडियन जो है वो कोकोआ जो प्लांटेशन होता है वहां पर, और कहाँ, ये त्रिंदाद में है। ये सब त्रिंदाद को भेजे गए थे, ठीक है, इंडियंस हैं। द थाउजेंड्स ऑफ इंडियन एंड चाइनीज, है ना, लेबर माइग्रेटेड टू वर्क इन अ प्लांटेशन। उनको भेज दिया जाता था प्लांटेशनों में वर्क करने के लिए, यानी बागानों में खेती करने के लिए, और माइंस में यानी खदानों में जहाँ से कोयला निकाला जाता है, रोड रेलवे कंस्ट्रक्शन में जो प्रोजेक्ट चलते थे पूरे वर्ल्ड लेवल पे, वहाँ पर भेजा जाता था। क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ब्रिटिशर्स का कब्जा हो रखा था, कॉलोनाइजेशन कर रखे थे, कॉलोनियल स्टेट हुआ करते थे ब्रिटिश के। तो इस तरह से क्या हो रहा था, अब वो 19वीं सदी में जो दुनिया की जो विविधता को प्रतिबंधित करता था, यहाँ पर इकोनॉमिक जो ग्रोथ हो रही थी या डेवलपमेंट हो रहा था, वो वृद्धि तेजी से थी, बट साथ साथ क्या था कि यहाँ के जो पीपल्स होते थे उनके कष्टों में भी वृद्धि हो रही थी, और कुछ लोगों की आय में वृद्धि, और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी। जैसे अब जो ये लेबरों को ले जाते थे, तो सिंपल सी बात है, जो ले जाएंगे वो इनको यहाँ से ले गए एक कम वेज पे, और जब दूसरे को दिया जिसके यहाँ काम करवा रहे वहाँ से हाई वेज लिया। तो सिंपल सी बात है, जो मीडिएटर होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट होती है, तो वो प्रॉफिट में रहेंगे, और ये जैसे थे वैसे ही इनको उतने ही काम मिलेगा जितना ये काम करेंगे। तो इसलिए गरीब के गरीब और वो अमीर और ज़्यादा होते जा रहे थे अमीर। तो इस तरह से कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति देखने को मिलती थी, और दूसरी तरफ क्या था, जो उत्पीड़न के नए रूप दिखाई दे रहे थे। 19वीं सदी की हमने बात की, जिसमें भारत चाइना से लाखों मजदूर सड़क और रेलवे निर्माण के लिए एक देश से दूसरे देश जा रहे थे। इसी में क्या हुआ, भारत के जो अनुबंधित खास प्रकार से जो उनको ग्रांट के हिसाब से ले जाया जाता था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंडियंस वर हायर्ड under the contract for a 5 year in the Caribbean islands, Mauritius and Fiji। अब एक नया फॉर्म्स ऑफ द हायरिंग का दिख रहा था 19th सेंचुरी में, क्या, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, ठीक है। तो पूरे उसमें क्या चलने लगा, मध्य में पूरा इनको
अनुबंधों में या कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे यह शर्त होती थी, एग्रीमेंट करवाया जाता था खास तौर पे कि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल तक वर्क करेंगे और वो स्वदेश लौट सकते हैं 5 साल तक काम करने के बाद। ये कॉन्ट्रैक्ट या स्लेवरी का नया फॉर्म्स देखने को मिल रहा था हमारे मार्केट में, यानी वर्ल्ड में। भारत के ज़्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस या अनुबंधित या स्लेब्स हुआ करते थे, श्रमिक मौजूदा कहाँ के आते थे? दे केम फ्रॉम अ प्रेजेंट डे ईस्टर्न यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य भारत एंड ड्राई डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु के जो सूखा प्रभावित क्षेत्र होते थे, यानी जो ड्राई डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, रेन शैडो एरिया जो हुआ करते थे वहाँ के। अब रेन शैडो एरिया क्या होता है? तो रेन शैडो एरिया की बात करें तो आपने देखा होगा, सॉरी ये थोड़ा एक्चुअली इस पे अभी वर्क नहीं, ये सपोज दैट ये इंडिया है, ठीक है, सदर्न इंडिया है ना। और इसमें आप यहाँ पर जब वेस्टर्न घाट पे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको ऊंची ऊंची पहाड़ी देखने को मिलेंगी। तो अब जो रैन होती है, रैनफॉल जो होती है, तो जब अरेबियन सी से जो आएंगी तो ये ऐसे आती हैं और आने के बाद ये हैवी यहाँ पर इतनी ऊंची पहाड़ियाँ मिल जाएंगी, तो इस साइड में ही, वेस्टर्न साइड में ही बारिश करा देंगी, वर्षा करा देंगी, ठीक। और यहाँ पर वर्षा होने के बाद इसके इस साइड वाला रीजन जो है, बैक साइड वाला रीजन पहाड़ियों के, ये पड़ा रहता है, यहाँ पर बारिश नहीं होती है। जब हवाएं इसको क्रॉस करती हैं तो ये रीजन सूखा हो जाता है, ये वाला रीजन पूरा सूखा आपको मिलेगा। और इसे ही ये सूखे वाले रीजन पे जहाँ बारिश नहीं हो पाती है उसे ही हम रेन शैडो एरिया के नाम से जाना जाता है ना, ठीक है। तो इस तरह के एरिया को रेन शैडो एरिया के नाम से जाना जाता है। तो उस वाले एरिया से लोग जाते थे तमिलनाडु के, ठीक है। तो ये कुछ प्लेस हैं जहाँ से आते थे। इस तरह से ये उनका दस्तावेज हुआ करता था, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ करता था, जिसपे उन लेबरों की डिटेल करके और साइन करवाए जाते थे, अंगूठा लगवाया जाता था, है ना। और ये कुछ नंबर के जो लेबर्स थे उनकी फोटोग्राफ यहाँ पर अवेलेबल है। ओके नाउ, तो ये लोग जब जाते थे, और ये क्यों जाते थे, सीधी सी बात है, जब इनके छोटे छोटे जो उद्योग या काम करते थे, खेती करते थे, उस पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया था, वो काम खत्म हो चुका था उनका। अब उनको अपने जीवन यापन के लिए कहीं दूसरे उस पर डिपेंड होना पड़ता था। तो इस तरह से इन लोगों को करना पड़ा। तो ज़मीन पर जो टैक्स हुआ करते थे वो ज़्यादा थे। खान बागानों के लिए ज़मीनों को साफ किया जा रहा था। ये जो जितने भी परिवर्तन हो रहे थे, परिवर्तन से गरीबों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि जो जीवन यापन था वो डिपेंड करता था ज़्यादातर बागानों पर और खेती पर। खेती में भी कॉमर्शलाइजेशन हो रहा था एंड जो फॉरेस्ट एरिया थी उनको भी काटा पीटा जा रहा था। तो इस तरह से अब उन पे टैक्स भी पे करने पड़ रहे थे अगर वो यूज करते उस चीज़ का। तो इसलिए वो लोग सब कुछ छोड़ के काम की तलाश में बाहर निकलने लगे थे। तो इस तरह से वो काम बंधुआ मजदूर के उस पर त्रिनिदाद, कैरेबियन कंट्रीज। अब कैरेबियन कंट्री का मतलब क्या हुआ, वहाँ त्रिनिदाद, गुआना और सूरीनाम, फिर मॉरिशस, फिजी में वो जाते थे। तमिल का अगर बात करें, तमिल जो माइग्रेटर होते थे वो सीलोन और मलाया जाकर काम करते थे। सीलोन श्रीलंका, मलाया जाके काम किया करते थे। अब इनका तभी तमिलनाडु में आपने देखा होगा कि जो तमिल वहाँ पर श्रीलंकाई तमिल और इंडियन तमिल की बात की जाती है ना। तो इस वजह से यहाँ पर आप इसमें देखते हैं ये लोग यहाँ से निकलकर श्रीलंका आते हैं। तो श्रीलंका में जो अपर पोर्शन ऑफ द है, तो नॉर्दर्न पोर्शन है ये वाला रीजन, ठीक है। यहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ द इंडियन तमिल्स दिखेंगे, है ना।
और बाकी रिमेनिंग श्रीलंकाई तमिल। और ये लोग फॉलो करते हैं बुद्धिज्म को, जो इनका रिलीजन है। तो इसलिए इन लोगों में आपस में लेके, ये लोग यहीं पे बसते हैं, इंडियन तमिल्स हैं बट यहीं पे रहते हैं। इन लोगों में आपस में डिस्प्यूट होते रहते थे, यहाँ तक कि जो सिविल वॉर की भी कंडीशन हो गई थी। कंडीशन क्या हो भी गई थी, है ना। तो इस तरह से ये लोग यहाँ से निकल के तमिलनाडु से वैसे भी यहाँ जाके बस गए थे वर्क के लिए। नाउ ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये कैरेबियन का है उसका, ठीक है। इसमें हमने बात की कैरेबियन, ये सी है और कैरेबियन आइलैंड्स हैं, ये सब इसके अंदर, ये सब आइलैंड्स हैं, है ना। तो इन्हीं पे जाके वो सब काम करते थे, है ना। तो इस तरह से वहां से लाके अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग कंट्रीज से, और इन लोगों को यहाँ पर छोड़ दिया जाता था काम करने के लिए। तो इस तरह से इंटर्न लेबर्स फॉर आ नथिंग बट अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। जो अनुबंधन था ये गिरमिटिया लोग, ये और कुछ नहीं था, ये नया ट्रेंड था स्लेवरी का, है ना। लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस वर हार्श, बहुत ही कठिनपूर्ण होती थी। एंड फ्यू लीगल राइट्स, उनको कुछ लीगल राइट्स के साथ ही वहाँ पर वर्क करने की अनुमति दी जाती थी, और बाकी वहाँ पर उनके पक्ष में चीज़ें नहीं होती थी, है ना। तो ये यहाँ पर परिवर्तन हो रहे थे। अभी हमने आपको पीछे जो कॉन्ट्रैक्ट का जो राइट था, वो फॉर्म था, वो हमने दिखाया था। बट वर्कर्स डिस्कवर्ड देयर ओन वे ऑफ सर्वाइविंग। बट अब जब जाएंगे कहीं पर रहना होगा और सरवाइव करना होगा, तो कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन वो डेवलप करेंगे जिसमें वो सरवाइव कर सकें, क्योंकि कंडीशन तो हार्शफुल है ही, है ना। बट अपनी फैमिली के लिए और खुद के सरवाइव के लिए उनको जो जीवित रहना या अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो लोग कुछ ना कुछ डिस्कवर करते रहते थे। दे डेवलप्ड न्यू फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशंस, ब्लेंडिंग्स एंड डिफरेंट कल्चर्स ऑफ द फॉर्म्स। इन लोगों ने क्या डिफरेंट अलग अलग प्लेसेस से मिलते रहे, और अलग अलग कंडीशंस डेवलप होती रही, और उस तरह से इन लोगों ने क्या किया, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग जो डांस फॉर्म्स ये होते थे, उन सबको मिला के अलग का कल्चर पूरा डेवलप किया। जैसे अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर इन लोगों ने एक जो इनकी पुरानी और न्यू जो कल्चर्स होते थे उनका एक मिश्रण था। उन लोगों ने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से, हमने बात की इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी बेस, आत्माभिव्यक्ति के रूप में एक नया रूप खोजा, जिसमें त्रिंदाद में मुहर्रम की बात करें अगर हम, जो आपके सामने है कि सालाना जुलूस को एक विशाल उत्साही जो उत्सवी मेले का रूप दिया गया होता था, जो इमाम हुसैन के उसमें, है ना, जुलूस के उसमें। इस मेले को होसे यानी इमाम हुसैन के नाम पर दिया गया, होसे नाम उसको। इसमें सभी धर्मों और सभी रेसेस के मजदूर हिस्सा लेते थे। इस प्रकार रास्ता फारियानवाद, ठीक है, रास्ता फैरियनिज्म की बात की गई, नामक विद्रोही धर्म, जिसे जमैका के गैरे गायक बॉल मार्ले के ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया। में भारतीय अप्रवासियों कैरेबियन द्वीप समूह के बीच इस संबंध की झलक देखी जा सकती है कि त्रिनिदाद और गुयाना में मशहूर चटनी म्यूजिक भी भारतीय जो माइग्रेटर्स थे के वहां पहुंचने के बाद सामने आई एक रचनात्मक अभिव्यक्ति का ही उदाहरण मिलता है।
सांस्कृतिक अगर समागम के स्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया का अंग थे। इस प्रक्रिया जो यह प्रक्रिया एक ऐसी थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीज़ों आपस में घुल मिल जाती थी, उनकी मूल जो पहचान और विशिष्टताएं गुम हो जाती थी और बिल्कुल नया रूप सामने आता था, जिसे हम लोग जानते थे। एक जैसे चटनी म्यूजिक हो गया, और जैसे सालाना जब उनका ईयरली जो जुलूस निकलता था मुहर्रम का तीरंदाज में, उसे होशे के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से ये चीजें चलती रही, है ना। यहां पर आप ये देखिए, यहां पर एक नंबर दिया हुआ है ना। तो पहले क्या होता था, जो ये स्लेव्स होते थे इनको नाम से नहीं नंबर से जाना जाता था, कि किस नंबर का जो लेबर है वो किस पर्सन के पास है, वो कहाँ पे है ना। तो ये इनके नंबर्स होते थे। फॉर एम्प्लॉयर्स नंबर्स नॉट अ नेम मैटर्ड, नेम का कोई वही नहीं था, नंबर के बेस पे वर्क करवाए जाते थे, इनको भेजा जाता था। ओके, नाउ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर लिविंग का था, तो इसी हम तीरंदाज एनुअल जो मुहर्रम्स होता था, प्रोसेशंस बिकम्स अ जो रेटस कार्निवल कॉल्ड द होशे के नाम से जाना जाता था। होशे का फॉर इमाम हुसैन के उस पे, जो वहाँ पर जितने भी रिलीजन थे वो जितने भी रिलीजन या रेसेस हुआ करती थी सब मिलके बनाते थे, उसको मनाते थे, इसलिए उसे होशे नाम दिया गया। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के तौर पे देखें जो अभी भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे शिव नारायण चंद्र पॉल। ठीक है, जो शिव नारायण चंद्र पॉल थे ये आपके सामने हैं। ये अभी भी वेस्ट इंडीज की तरफ से मैच खेलते हैं, मैच खेलते थे अभी, मतलब पता नहीं अभी क्या है या नहीं है, अभी नहीं है। ठीक, ये मैच खेलते थे। ये उन्हीं स्लेब्स अनुबंधित या गिरमिटिया मजदूर के ही फैमिली मेंबर्स थे जो वहां रहते थे। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें, राम नरेश जो है शरवण, वो भी वहां के क्रिकेटर हुआ करते थे। और एक नोबेल प्राइज विनर जो थे BS नायपॉल, वो एक वहां के राइटर और वो एक एजुकेटर टाइप में हुआ करते थे, जो इंडियंस ही हैं, बट ये वेस्ट इंडीज के उस पर वर्क करते हैं। ठीक है। इंडियाज नेशनलिस्ट लीडर्स अपोज द सिस्टम ऑफ द इंटर्न लेबर्स, कॉलिंग अ जो abusive and cruel, and after a long wait for abolished in 1921 1900 आफ्टर सम टाइम जैसे चलता रहा, यहाँ पर संस्कृति कल्चर चेंज आपको देखने को मिले। लेकिन इन सब के बाद जब वो 20वीं सेंचुरी आया, तो जो सालों से हमारे देश के जो राष्ट्रवादी नेता हुआ करते थे, तो इस प्रथा का विरोध करने लगे थे, और उनकी जो राय में बहुत से अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स का काम हुआ करता था। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हो, या उससे पहले हो या बाद में हो, कैसे भेजा जाता था। ठीक है। तो इसी दबाव के कारण 1921 में इसे खत्म कर दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था। और लेकिन इसके बाद भी कई दशक तक भारतीय अनुबंधित जो मजदूरों के वंशज हुआ करते थे, वो कैरिबियन द्वीप समूह में बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन जीते रहे। वहाँ के लोग उन्हें कुली मानते थे और उनके साथ कुलियों जैसे बर्ताव करते थे। नायपॉल की हमने कुछ प्रारंभिक उपन्यासों में बिछो और परायपन के इस एहसास को महसूस किया जा सकता है जो जो नायपॉल जी ने लिखे थे उपन्यास, क्योंकि राइटर एजुकेटर हुआ करते थे वहाँ के। अभी भी अगर फिजी और आप सूरीनाम में जाइए तो वहाँ के जो पीएम हैं वो इंडियंस हैं। अगर ब्रिटिश की प्रेजेंट टाइम बात करें, यूके की बात करें, तो अभी आपने देखा है शूनक जी, वो भी इंडियंस ही हैं, है ना।
तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे, इंडिया के मोस्ट ऑफ द जितने भी आइलैंड्स है मिल जाएंगे आपको। तो सब यहीं के लोग हुआ करते थे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि भारत के जो लोग थे कैसे कहाँ पर गए, है ना। तो इस तरह से लोगों का एक जो समूह है वो आपको देखने को मिलता है ना। 19वीं सेंचुरी से स्टार्ट हुआ माइग्रेशन। चाइना और इंडिया के लोग माइग्रेट करते थे। इनका काम बागानों में करते थे, खदानों में किया जाता था, रोड रेलवे कंस्ट्रक्शन में करते थे लोग, काम में लगाया जाता था। इसी के साथ अगर हम बात करें तो इनको कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे हायर किया जाने लगा 5 साल के लिए, कि आप 5 साल तक काम करेंगे, अगर एक बार जाएंगे तो उसके बाद ही आप वापस आ सकते हैं। और इन लोगों को कैरेबियन आइलैंड ले जाया जाता था। अब कैरेबियन आइलैंड की अगर जो हम बात करते हैं तो सीधी सी बात, हम कैरेबियन आइलैंड में त्रिनिदाद की करते हैं, गुआना की करते हैं, सूरीनाम जो आइलैंड की बात करते हैं। इसके बाद मॉरिशस एंड फिजी जैसे आइलैंड्स पे इनको भेजा जाता था। और साथ में इनको ये जाते कहाँ से थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग होते थे, बिहार के, मध्य भारत के लोग, और तमिलनाडु के जो सूखे प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाने जाते थे, है ना। इसी के साथ ये मैप को हमने आपको सामने दिखाया। और इसके साथ ही ये जो सिस्टम था स्लेवरी का नया हुआ करता था, इसमें जो कंडीशंस होती थी, लोग काम करने बाहर चले तो जाते थे इनके कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे। इनको ऐसा बताया जाता था कि आपको वहां पर ये चीज़ें अवेलेबल होंगी, बट जब जाते थे तो उसके बिल्कुल अपोजिट कंडीशन हुआ करती थी जहां पर जो वर्क प्लेस हुआ करता था इनका, ठीक है। बट इनके पास कोई वर्क ना होने के कारण ये लोग वहां पर वर्क करते थे और सर्वाइवल के लिए अपने इन लोगों ने चटनी म्यूजिक जैसे चीज़ों को डिस्कवर किया। मिलते थे, नए पुराने संस्कृतियाँ मिलती थी, तो एक नया सांस्कृतिक उसको जन्म होता था। तो इसी तरह यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें तो जितने भी धर्म के लोग वहाँ थे, जितने भी रेस के लोग थे, उन लोगों ने तिंदाद में जो एनुअल फंक्शन होता था, मतलब मुहर्रम होता था, तो उसे होशे के नाम से जाना जाने लगा। हमने यहाँ पर बात की जो इंडियन जो स्लेव हुआ करते थे, वो लोग ने बड़े बड़े काम किए। क्रिकेटर जैसे अगर बात करें, शिवनारायण चंद्र पॉल, राम नरेश सरवन, और साथ में आप यहाँ पर ये वीएस नायपॉल को देखा आपने। और इसके साथ ही 1921 में जब हमारे इंडियन लीडर्स, गांधी जी जैसे लीडर्स आ गए, इन लोगों ने अपोज किया उसको, तो ये अबॉलिश कर दिया गया 20वीं सदी में, यानी 1921 में। ओके, नाउ अब क्या हुआ, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड, ठीक है। भारत के कुछ लोग हुआ करते थे जो विदेश में जाके क्या करते थे, विदेश में जाके उद्यमी हुआ करते थे। रोजगार मतलब वो व्यापारी हुआ करते थे। तो इनमें अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड मार्केट था, अब ग्लोबलाइजेशन चलने लगा था, तो सब आने जाने लगे थे, काम करने लगे थे, पूरा वर्ल्ड होल मार्केट या एक प्लेस बन चुका था। तो विश्व बाजार के लिए जो खाद्य पदार्थ व फसलें उगाने वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी। इसके लिए बड़े बागानों के लिए जो बाजार और बैंकों से पैसा लिया जा सकता था, लेकिन छोटे मोटे किसानों का क्या होता, सिंपल सी बात है, बड़े बड़े लोग तो बैंकों से ले लेते, लेकिन छोटे लोग क्या करते, तो वही यहाँ पर, तो यहाँ पर था, विद द इंक्रीजिंग ऑफ द डिमांड ऑफ द ग्रोइंग फूड एंड अदर क्रॉप्स नीड अ कैपिटल अरोज। ज़्यादा जरूरत उगाने के लिए मनी की नीड होती है, कैपिटल की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर वो पूंजी नहीं है तो बैंक से, तो भाई सबको तो बैंक दे नहीं देती है लोन, वो उसी को देगी जो एक बड़े उस पे लैंडलॉर्ड जैसे लोगों को। तो अब क्या होता था, लार्ज प्लांटेशन बारोड फ्रॉम अ बैंक एंड मार्केट पैसा लगाती थी, लेकिन पुअर लोग क्या करते, कांट डू सो, वो क्या कर सकते थे, वो क्या करते। अब इसमें क्या था, तो इसलिए इसमें आप देख पा रहे हैं इमेज में, ये कुछ साहूकार लोग अलग से लोगों को पैसा देते हैं। अभी भी गाँव में आपको, शहरों में आपको मिल जाएंगे,
जो ब्याज पे, इंटरेस्ट पे मनी देते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, यही से जो देसी साहूकार या महाजन के रूप में हम जानते हैं। क्या आपने इसमें हम जो शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टू कोटई चेट्टियार के बारे में सुना है, जो आपके सामने नाम है ना। अगर इनके बारे में आपने सुना है, ठीक है, तो ये उन बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्जे देते थे। आपको निर्यात करना है, आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए क्या करते थे, कर्जा देते थे। इसके लिए ये वे या तो अपनी जेब में पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्जे लेते थे। ये या तो उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की व्यवस्था पद्धति थी, यहाँ तक कि उन्होंने व्यापारिक जो व्यवसाय संगठनों और क्रियाकलापों की जो देशी स्वरूप भी विकसित कर लिया था। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुंचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी की बात करते हैं हम लोग, है ना। तो हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेश में भी आगे तक जा निकले और 1860 के दशक से उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए, दुकानें खोल दी और सैलानियों को आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीजें मिलती थी। यहाँ फलता फूलता कारोबार था इनका, और क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जल पोतों के आ जाने से, मैंने क्या बताया, वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ ना, तो जो आने वाले लोग ट्रेवलर्स हुआ करते थे दिनों दिन बढ़ने लगी थी। तो वही यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमने आपको शिकारपुरी और सैफरो की बात की, ये लोग देते थे यूरोपियन बैंक्स के हिसाब से। एंड दे सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द मनी का जो इनके पास बहुत ही सूक्ष्म या नायाब तरीका था। द लार्ज डिस्टेंस पे भी ये लोग, देश विदेश में भी ये लोग मनी को सप्लाई करते थे। डेवलप्ड इंडिजीनियस फर्म्स एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो होती थी उनको भी ये लोग डेवलप कराने में हेल्प करते थे। इंडियन ट्रेड, कॉलोनाइजेशनिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम की हम बात करेंगे यहाँ पर। हाँ, भारतीय व्यापार कैसे उपनिवेशवाद और कैसे वैश्विक व्यवस्था आगे बढ़ी। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं इमेज में, ईस्ट इंडिया कंपनी का हाउस है लंदन का, ठीक है, जहां पर दुनिया भर के कार्यों का केंद्र हुआ करता था। तो इसको हम डिस्कस इसमें करेंगे। तो भारत में अगर हम बात करें तो पैदा होने वाली महीन कपास पूरे यूरोप में सप्लाई किया, ड्यू टू द इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड ब्रिटिश इम्पोजिंग द टैरिफ ऑन क्लॉथ इंपोर्ट एंड ब्रिटेन इन फ्लो ऑफ अ फाइन इंडियन कॉटन बिगेन टू डिक्लाइन द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग फ्लडेड एंड इंडियन मार्केट्स। समझने से पहले, इसको समझने से पहले कुछ चीजें समझते हैं। भारत में कपास अच्छा होता था और यूरोप के देशों में निर्यात किया जाता था, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। इसी कारण वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे। इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिया गया। वहां महीन भारतीय कपास का आयात कम होने लगा। सेम दूसरी तरफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़ों के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे थे। सीमा शुल्क भी, जो कस्टम ड्यूटीज भी की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरे मार्केट में भारी प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा था। यदि भारतीय जो इंपोर्ट के आंकड़ों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि सूती कपड़े के निर्यात में
लगातार गिरावट, जो निर्यात किया जा रहा था गिरावट का भी रुझान दिखाई देता था। 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का जो प्रतिशत था वो सिर्फ 30% था, जो 1815 में घटकर 15% और 70 तक का यह अनुमान 3% रह गया था। ये यहां पर देखने को मिल रहा था, है ना। तो इस तरह से इन लोगों ने क्या, फूड ग्रेन्स, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज्ड एंड वैल्यू ऑफ ब्रिटिश एक्सपोर्ट टू इंडिया वाज मच मोर हायर। वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट्स फ्रॉम द इंडिया, इसकी बात की गई। इस तरह से ब्रिटिश ट्रेड अ सरप्लस ऑफ इंडिया विद इंडिया, इंडिया के साथ जो ट्रेड हो रहा था वो सरप्लस होने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बात की तो भारत की जो चीज़ों का निर्यात किया, आंकड़ों के माध्यम से देखिए तो एक ड्रास्टिक जो है, ड्रामेटिक एक कहानी सामने आती है, जिसमें निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता था, जा रहा था, और उतनी ही तेजी से कच्चे मालों का निर्यात बढ़ता जा रहा था। 1812 से 1871 1812 टू 1871 के बीच कच्चे माल का जो निर्यात था वो 5% से बढ़कर 35% हो गया था। तो इस तरह प्रतिशत का तक पहुंच गया था, इसकी बात करने लगे। उधर ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी और उससे चीन को निर्यात करती थी। अफीम के निर्यात से जो पैसे मिलता था उसके बदले चीन से ही चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता था। अब 19वीं सेंचुरी में भारतीय जो मार्केट हुआ करती थी, मार्केट्स में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की जो बाढ़ वो बढ़ती चली गई। इससे क्या हुआ कि जो भारत से ब्रिटेन में शेष विश्व को भेजे जाने वाली जो भी चीज़ें हुआ करती थी, खाद्यान्न हुआ करते थे, कच्चे माल हुआ करते थे, उसमें कमी देखने को मिलने लगी। इससे जो व्यापार चल रहा था वो सरप्लस होने लगा ब्रिटेन से भारत के साथ वाला, तो इसे व्यापार अधिशेष की व्यवस्था में रहता था। इससे इसका मतलब ये हुआ कि भारत से जो भी बाहर जाएगा वो कम मात्रा में, ठीक है, वो लो लेवल पे रहेगा, और जो बाहर से भारत आएगा वो हाई होगा। तो इससे क्या, जो मनी भी है तो मनी यहाँ पर बाहर फॉरेन जाएगी, इंडियंस मनी, और फॉरेन से जो आएगी वो कम आएगी। तो इससे जो इंडियन और ब्रिटिश की बात करें तो सरप्लस रहेगा, है ना। तो इस कंडीशन में जो ब्रिटेन को जो था उसमें ज़्यादा फायदा मिलेगा और इंडिया को कम। तो इंडिया इस तरह से लॉस में रहेगी, है ना, लॉस में, और ये ऑलरेडी प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये देखने को मार्केट मिल रही थी। इस तरह से इसमें चेंजेस होने लगे। द ब्रिटेन यूज अ ट्रेड सरप्लस बैलेंस ट्रेड डेफिशिएट विद द अदर कंट्रीज and country from the become Britain is importing from was selling to, है ना। Thus India play a crucial role in the late 19th century the world economy by helping Britain balance it deficit। इसी के साथ इसमें चेंजेस आए, और जो हमने यहाँ पर बात की कि ब्रिटेन में के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उससे यानी सरप्लस जो मिलता था, तो उससे यथाकथित होम जो चैलेंजेस होती थी उनका निपटारा होता था। इसके तहत जो ब्रितानी या ब्रिटेन की बात करें हम, अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई जो रकम हुआ करती थी वो भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रितानी अफसरों की पेंशन शामिल थी। इसके अलावा कुछ ज़्यादा उसमें नहीं शामिल हो रहा था। तो इससे ये चेंज देखने को मिल रहा था। तो इस तरह से नया एक फिर से स्टार्ट होता है कि इंटर वॉर इकोनॉमी स्टार्ट होती है। आफ्टर इंटर वॉर इकोनॉमी को हम यहाँ पर
कल देखेंगे। थैंक यू सो मच।